है आपके YouTube चैनल समर्पण द लर्निंग पॉइंट में। हम सब को जैसा पता है, हम लोग फिजिक्स क्लास 10th का पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसके पहले दो क्लास हो चुका है। यह तीसरा क्लास है। पिछले दो क्लासों में प्रकाश का परावर्तन का नियम, प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, गोलीय दर्पण, समतल दर्पण, है ना, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उसके अलावा वक्ता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, फोकल लेंथ, बहुत सारे टॉपिक पे विचार किया गया है। आज हम लोग उससे आगे की टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो जो लोग अभी तक वो दो वीडियो नहीं देखे हैं, अरे देखने का कोशिश कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले वो दोनों वीडियो देखें, तभी यह समझ में अच्छा से आएगा। और दूसरी बात कि बिल्कुल इधर उधर नहीं देखना है, कुछ लिखना नहीं है, मेरे बातों को अच्छे से सुनना है, पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है ना। फिर अगर दिक्कत हो तो फिर एक बार रिमाइंड करके देखना है। 100% समझ में आएगा, उसका गारंटी है। अगर कोई दिक्कत होगा उसके बारे में बताएंगे कैसे पूछना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग प्रकाश का परावर्तन जो चैप्टर है फिजिक्स का पहला, उसका बात कर रहे थे। आज हम लोग गोलीय दर्पण के किरण आरेखों की बनावट पे बात करेंगे कि गोलीय दर्पण में, है ना, अर्थात कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं हम लोग। तो उसमें वेन डायग्राम कैसे बनेगा, है ना। तो देखिए, वेन डायग्राम बनने के लिए कम से कम दो प्रकार के किरणों की जरूरत होती है, तभी वो कोई वेन डायग्राम बना सकता है। अब वे जो किरणें हैं उनके बारी बारी से हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला जो है किरणों का प्रकार, पहला जो किरणों का प्रकार है, हम लोग अभी बात करते हैं किरणों के प्रकार में, है ना, कितने प्रकार का किरण होते हैं। जो पहला किरण का प्रकार है वो क्या है, तो मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर, अर्थात कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आपतित किरणें। आपतित किरणों का मतलब होता है आने वाली किरणें, है ना। मुख्य अक्ष के समानांतर आपतित किरणें, अर्थात कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आपतित किरणें, इंसिडेंट रे। देखिए, अब ये किस प्रकार का व्यवहार करता है, तो यहाँ पे पहला हम लोग बात करें, पिछले क्लास में बातचीत कर लिया गया है। एक पोल होता है, यह मुख्य फोकस होता है, यह क्या होता है, वक्ता केंद्र होता है। मुख्य अक्ष के समानांतर बात कर रहे हैं ना, मुख्य अक्ष के समानांतर जब प्रकाश की किरणें आती है, मुख्य अक्ष के समानांतर जब प्रकाश की किरणें आती है, देखिए ये मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें आ रही है, विशेष ध्यान देने की जरूरत है। मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें आ रही है। तो जब वैसे आती है तो क्या होता है, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजर जाती है। मुख्य फोकस से क्या होता है, गुजर जाती है। ये तो अवतल दर्पण की बात हुआ जी। थोड़ा सा हम लोग उत्तल दर्पण की बात करते हैं। हम लोग क्या बात कर रहे थे, मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है प्रकाश की किरणें, दर्पण से परावर्तन के बाद क्या होता है, मुख्य फोकस से गुजरता है, लेकिन ये बाहरी सतह से नहीं रिफ्लेक्ट हो गया, इसलिए इसको हम लोग ऐसे ऐसे डॉट डॉट से मिलाते हैं, मतलब कि प्रतीत होता है। देखिए दो तरह से होता है, एक डायरेक्ट में वास्तविक रूप से गुजरती है और दूसरे का कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं, है ना। तो मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। यह हो गया पहला टाइप। अब हम लोग बात करेंगे दूसरा टाइप में, है ना, कि दूसरा टाइप में किस प्रकार का प्रतिबिंब मतलब किरण आरेख बनता है। तो फोकस, फोकस बोलिए, मुख्य फोकस बोलिए, इसको एक से सूचित किया जाता है। फोकस की दिशा में आपतित किरणें, फोकस की दिशा में आपतित किरण। चलिए, जब फोकस की दिशा में किरण आपतित होगा तब क्या होगा, चलिए पहले हम लोग कॉनकेव मिरर पढ़ते हैं, अवतल दर्पण पढ़ते हैं, लिखते हैं। पोल हो गया, फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, वक्ता केंद्र हो गया, है ना। फोकस की दिशा में जब आएगा, यह देखिए फोकस की दिशा में आ रही है ना, फोकस की दिशा में आई, दर्पण से परावर्तन हुआ, परावर्तन के मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है।
मुख्य फोकस के दिशा में आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है। या उत्तल दर्पण में इसका क्या होगा, उत्तल दर्पण पा लिए, अंदर से कोटिंग रहता है इसका, है ना, अंदर से रस्ती रहता है, रंगा हुआ रहता है। हर चीज को बार बार नहीं बोलेंगे क्योंकि समय को बचा करके ही आगे बढ़ना है, इसलिए जहां ये पारे लिखे फिगर को ड्रॉ किए आपको समझना है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, है ना। तो हम लोग बात कर रहे थे कि अवतल दर्पण क्या होता है, मुख्य फोकस के दिशा में आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, है ना, मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है। और इसमें क्या होता है उत्तल दर्पण में कि देखिए ये प्रकाश किरणें आ रही है कहां, तो फोकस की दिशा में, है ना, लेकिन फोकस की दिशा में क्या होगा, अब यहां से तो रिफ्लेक्ट नहीं ना होगी, यह देखिए मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाती है ना। यहाँ पर हम लोग डॉट डॉट से इसको किए कि प्रतीत हो रहा है, फील हो रहा है, लेकिन यहाँ वास्तविक रूप से परावर्तित हो रही है। यहाँ पर परावर्तित हुई प्रतीत हो रही है, परावर्तित होती हुई प्रतीत हो रही है, किसमें, उत्तल दर्पण में। और अवतल दर्पण में वास्तविक रूप से परावर्तित होती है। तो हम लोग पहला नियम पढ़े थे, क्या पढ़े थे, फिर से एक फिगर से बता देते हैं आप लोगों को कि ये मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें आई थी तो मुख्य फोकस से गुजर जाती है। दूसरा नियम क्या पढ़ रहे हैं कि जब मुख्य फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष के समानांतर गुजरेगी। पहला में पढ़े थे कि मुख्य अक्ष के समानांतर आई थी तो मुख्य फोकस से गुजरी थी। दोनों एक दूसरे के तरह ही है, थोड़ा सा का अंतर है ना। तो हम लोग पढ़ लिए कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरणें और दूसरा पढ़े मुख्य फोकस की दिशा में आती प्रकाश की किरणें। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं तीसरा, कि तीसरा प्रकार क्या होता है। तो तीसरा प्रकार है जी वक्रता केंद्र। तीसरा क्या है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र अर्थात कि सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र के दिशा में आती प्रकाश की किरणें, है ना। वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, है ना, अर्थात कि वक्रता केंद्र से होकर के जो किरणें आती है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे फिलहाल। चलिए तो पढ़ लेते हैं, फिर से एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। वक्रता केंद्र की दिशा में जब प्रकाश की किरणें आएगी, देखिए वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है तो उसी दिशा में वापस लौट जाएगी परावर्तन के बाद। ये नियम है, वक्रता केंद्र से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। ये आई, है ना, रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद इसी पथ पर वापस रिटर्न हो गई। वक्रता केंद्र की दिशा में आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। यह हो गया। या क्या होता है, उत्तल दर्पण में लौटती हुई प्रतीत होती है। उत्तल दर्पण में क्या होता है, लौटती हुई प्रतीत होती है। चलिए थोड़ा सा उत्तल दर्पण का भी देख लेते हैं। यह गए और इसी में रिटर्न हो गए। तो वक्रता केंद्र की दिशा में आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है या लौटती हुई प्रतीत होती है। यह हम लोग तीसरा टाइप पढ़ लिए। अब हम लोग चौथा टाइप पढ़ेंगे, है ना, कि और किस प्रकार के किरण आपतित होती है गोलीय दर्पण के सामने और उसका क्या होता है। तो फोर्थ जो है टाइप वह है ध्रुव के दिशा में। ध्रुव के दिशा में अर्थात कि ध्रुव को क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, पी से सूचित करते हैं ना। ध्रुव के दिशा में आपतित किरण, ध्रुव के दिशा में आपतित किरण। जब ध्रुव की दिशा में क्या होगा, तो चलिए यहां पर चलते हैं। यह अवतल दर्पण पा लिए, ध्रुव हो गया, मुख्य फोकस हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। ध्रुव की दिशा में जब प्रकाश की किरणें आती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तक कोण बनाती हुई रिटर्न हो जाती है। देखिए कैसे रिटर्न हो जाएगी, हम लोग थोड़ा सा प्रकाश के परावर्तन के नियम पर चर्चा करते हैं। पढ़ा दिया गया, पहला वीडियो देख सकते हैं, नीचे लिंक में दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, है ना। तो क्या पढ़े थे, नियम पहला कि
आपतित किरणें, परावर्तित किरणें और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ये नियम पहला था। नियम दूसरा क्या था कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। चलिए, तो यहाँ पर वही स्थिति है, ये आ रही है, ये परावर्तित हो रही है, यानी आपतित किरण हो गया, ये परावर्तित किरण हो गया, और ये जो मुख्य अक्ष है वह क्या हो जाता है, अविलंब का काम करता है। किसका काम करता है, विलंब का, अर्थात कि यहाँ एंगल आई बन जाएगा और एंगल आर, अर्थात कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बन गया, है ना। तो जब ध्रुव की दिशा में प्रकाश की किरण आएगी तो वह जो है वह परावर्तक कोण बनाते हुए वापस रिटर्न हो जाती है या रिटर्न होती हुई महसूस होती है ना। चलिए कैसे, तो उत्तल दर्पण का भी एक बार प्रतिबिंब हम लोग बना लेते हैं। तो अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण में क्या होगा, उत्तल दर्पण में भी हम लोग बात करते हैं, यह आया और यहां से रिटर्न हो गया। चलिए इस तरह से, है ना, क्लियर। तो ये ध्रुव के दिशा में आपतित किरणों का जो नेचर था वो था। ध्यान देने वाली बात है कि जब भी इस तरह का वेन डायग्राम जो किरण बनाता है, उस स्थिति में हमेशा प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन होता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा उसको फॉलो करेगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह से आया किसी भी तरह से निकल गया, ऐसा नहीं होगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन हमेशा हर स्थिति में किया जाता है। और कोई भी वेन डायग्राम बनाने के लिए, किरण आरेख बनाने के लिए कम से कम 2 प्रकार के किरण होना जरूरी है। तो जितने भी प्रकार का हम बात किए अभी 4 प्रकार के किरण, उसमें से कम 2 प्रकार के किरण के माध्यम से ही वेन डायग्राम बनेगा। तो हम लोग बात करेंगे कि अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर स्थित जो वस्तु होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उसका इमेज प्रतिबिंब कहां बनता है और उसकी नेचर, प्रकृति कैसी होती है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं कि अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है ना। कहां कहां वस्तु रहेगा और उसका प्रतिबिंब कहां कहां बनेगा, इस पर बात करेंगे। तो सबसे पहला कंडीशन देखते हैं, कंडीशन नंबर फर्स्ट, कि जब वस्तु एफ अर्थात कि फोकस और ध्रुव, है ना, यानी कि जब वस्तु एफ और पी के बीच स्थित हो, जब वस्तु एफ और पी के बीच स्थित हो। चलिए, अर्थात कि जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है। हम लोग अवतल दर्पण के बारे में पहले बात करेंगे। या ध्रुव हो गया, या मुख्य फोकस हो गया, या वक्ता केंद्र हो गया। वस्तु कहां पर हम लोग रखे हुए हैं, वस्तु रखे हुए हैं मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में, है ना। तो सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आएगी, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से क्या होगी, गुजर जाएगी। यह देखिए, क्लियर, मुख्य फोकस से क्या होगा, गुजरेगा। अब हम लोग क्या देखेंगे, वक्ता केंद्र की दिशा में, है ना, वक्ता केंद्र की दिशा में जब प्रकाश की किरण आती है तो क्या होता है, दर्पण से परावर्तन के बाद वक्ता केंद्र उसी पथ पर वापस लौट जाती है। क्या, जब वक्ता केंद्र की दिशा में प्रकाश की किरण आती है, यानी कि सी से जाएगी और रिफ्लेक्शन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। लेकिन अब क्या होता है, हम लोग इमेजिन करते हैं, ये देखिए आगे चल करके ये ऐसे बढ़ेगा, इसको ऐसे बढ़ाएंगे और यहाँ पर प्रतिबिंब क्या हो गया, यहाँ पर प्रकाश की किरण आपस में मिल गई, अर्थात कि प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा। चलिए, तो ये पहला कंडीशन हो गया, है ना। यहां से प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, मुख्य फोकस से निकल गई, वक्ता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई और उसी के पथ पर वापस रिटर्न हो गई। यहाँ पर हम लोग इसको आगे की ओर बढ़ाए, प्रतिबिंब यहाँ पर क्रिएट हुआ। प्रतिबिंब कैसा है जी, वस्तु के वजह सीधा है। देखिए वस्तु भी ऐसा है, वस्तु यहाँ पर ऐसा है और प्रतिबिंब भी इसी कंडीशन में, यानी कि वस्तु की अपेक्षा सीधा है। तो हम लोग क्या कहेंगे कि जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित होता है तब उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। पीछे न बन रहा है, इधर दर्पण इधर पीछे बन रहा है, तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अब जब भी दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, जब भी, हम बता चुके हैं, वीडियो दूसरा में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर के वहां देख सकते हैं लिंक उसका। तो ये देखिए,
जब भी दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा? काल्पनिक होगा। कैसा होगा? काल्पनिक होगा। तो प्रतिबिंब की प्रकृति काल्पनिक है ना। वस्तु की अपेक्षा कैसा? तो सीधा। वस्तु की अपेक्षा कैसा है? सीधा और क्या होगा? बड़ा होगा। वस्तु की अपेक्षा सीधा और बड़ा होगा। क्लियर? एफ और पी के बीच इसी वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति काल्पनिक, वस्तु की अपेक्षा सीधा और वस्तु से बड़ा होगा। क्लियर? आगे चलें? कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कि वस्तु जब कहां पर स्थित हो? मुख्य फोकस पर स्थित हो, है ना। पिछले बार हम लोग पढ़े थे कि मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच स्थित था। दूसरा कंडीशन है कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित हो तब क्या प्रतिबिंब बनेगा अवतल दर्पण में। अभी अवतल दर्पण का बात किया जा रहा है। देखिए उत्तल दर्पण के बाद में बात किया जाएगा। वस्तु कहां पर स्थित है जी? मुख्य फोकस पर स्थित है ना। मुख्य फोकस और वस्तु को स्थित करती है। यह देखिए यहां से आएगा प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य फोकस से गुजर जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। अब वस्तु क्या है? ये देखिए वस्तु जो है मुख्य फोकस पर स्थित है। यह देखिए जब प्रकाश की किरणें वक्ता केंद्र की दिशा में जाती है तो उसी दिशा में वापस लौट भी आती है परावर्तन के बाद। तो देखिए इसी दिशा में गई, इसी दिशा में लौट आई और यहाँ पे क्या हुआ? मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आया और मुख्य फोकस से गुजर गया। अब इसको अगर आगे हम लोग बढ़ाएंगे तो कहीं नहीं मिलेगा, इसको आगे बढ़ाएंगे तो कहीं नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि यह बहुत आगे अनंत तक यह प्रतिबिंब जाकर के अनंत पर बनेगा। हो सकता है कि कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब मुख्य फोकस पर स्थित होता है अवतल दर्पण के सामने, जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित होता है तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है? उसका प्रतिबिंब कहां बनता है? तो अनंत पर बनता है। कहां पर बनता है? अनंत पर। अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है? अनंत पर बनता है। अनंत पर मतलब कि बहुत दूरी पर बनता है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो वास्तविक होती है ना। क्योंकि प्रतिबिंब आगे क्यों बन रहा है ना, तो प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक होगी। जब भी प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा तो हमेशा कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। क्लियर है? वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा, काल्पनिक बनेगा तो सीधा बनेगा, है ना। तो मुख्य फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा? वास्तविक होगा। वस्तु की अपेक्षा कैसा होगा? तो उल्टा होगा और बहुत ही बड़ा होगा। कैसा होगा? बहुत ही बड़ा। बड़ा नहीं सिर्फ बहुत बड़ा, है ना। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा? तो बहुत ही बड़ा होगा। तो कब होगा? जब वस्तु मुख्य फोकस पर स्थित होता है अवतल दर्पण के सामने, तब अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक, वस्तु की अपेक्षा उल्टा और बहुत ही बड़ा, है ना। वेन डायग्राम ये हो गया। क्लियर? कोई दिक्कत? आगे चलें। हम लोग बात करेंगे तीसरा कंडीशन क्या है कि जब वस्तु कहां पर स्थित हो? तो वक्ता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, सी और एफ के बीच स्थित हो। जब वस्तु सी और एफ अर्थात कि वक्ता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनता है? कैसा बनता है? चलिए तो यह अवतल दर्पण हो गया। देखिए जल्दी जल्दी फिगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो थोड़ा सा जो लाइन है वो थोड़ा सा टेढ़ा तिरछा होते जा रहा है। जब आप स्केल के माध्यम से अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा फिगर को तो अच्छा होगा। ठीक है, तो चलिए ये हो गया एफ, हो गया सी। कहां पर वस्तु स्थित है? सी और एफ के बीच में। चलिए वस्तु के यहाँ पर टिका देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब एक आगे कैसे बनेगा थोड़ा सा इससे बात करते हैं। तो पहला तो यहाँ है कि प्रकाश की किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर आएगा और मुख्य फोकस से आगे निकल जाएगा। क्लियर? मुख्य अक्ष के समांतर आया और प्रकाश किरण मुख्य फोकस के होकर के निकल गया। ठीक है। अब दूसरा क्या कंडीशन है? थोड़ा तिरछा पार दिया ना, थोड़ा सा ये तिरछा चला गया है। चलिए तो मुख्य फोकस के समांतर ऐसे निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब कहाँ है? अब सी पर आएगा ना जी। चलिए वस्तु ऐसे है, देखिए
अब क्या है कि सी से जाता है, वक्ता केंद्र से जाता है, उसी पथ पर रिटर्न होकर के वापस आ जाता है। देखिए पहला आया मुख्य कक्ष के समांतर, मुख्य फोकस से निकला, दूसरा का है वक्ता केंद्र से आया और उसी से वापस लौट गया, है ना। तो यहां पर कहता है इसका मतलब है कि प्रतिबिंब कहां बनेगा, यहां पर बनेगा। जहां पे प्रकाश किरण मिलेगा प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा, जहां पर प्रकाश किरण मिलता है प्रतिबिंब वहीं पर बनता है। तो प्रतिबिंब प्रकाश किरण यहां पर मिला, क्रॉस किया, तो यहां पर प्रतिबिंब बनेगा। अब क्या बोलेंगे कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने वक्ता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित होता है तब उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है, तो ये हो गया वक्ता केंद्र, और वक्ता केंद्र के इधर जितना भी होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, अनंत कहेंगे। जितना आगे बढ़ाते जाइए तो उसको क्या कहेंगे, अनंत कहेंगे, इन्फिनिटिव हो गया, इनफाइनाइट। तो जब वस्तु वक्ता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित होता है तब उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, वक्ता केंद्र और अनंत के बीच बनता है ना, वक्ता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। चलिए, तो वक्ता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वक्ता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, तो वास्तविक होगा। जब इधर बनेगा तो हमेशा वास्तविक होगा, वास्तविक होगा तो कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, है ना। और वस्तु की अपेक्षा बड़ा है कि छोटा है, वस्तु इतना ये इतना यानी कि बड़ा है, तो वस्तु की अपेक्षा बड़ा। एकदम याद करने की जरूरत नहीं है, एकदम समझने का, कंसेप्ट से याद करने का जरूरत है, कंसेप्ट में दिमाग में बैठाने का जरूरत है। तो ये आप फिगर देकर के सब काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु वक्ता केंद्र मुख्य फोकस के बीच स्थित होता है ना, वक्ता केंद्र मुख्य फोकस के बीच स्थित है तब उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, वक्ता केंद्र अनंत के बीच बनता है। लिख दिए। चलिए, जब इधर बनेगा तो प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक, वस्तु की अपेक्षा कैसा, तो उल्टा, है ना। देखिए उल्टा बना हुआ है, और कैसा तो बड़ा। क्लियर, कोई विशेष दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल कंसेप्ट से आगे बढ़ने का है। हम लोग आगे चलते हैं। चौथा जो है कंडीशन वो क्या है कि जब वस्तु वक्ता केंद्र अर्थात सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि इसको हम लोग सी से सूचित करते हैं ना, जब वस्तु वक्ता केंद्र अर्थात कि सी पर स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कहां बनेगा, है ना। चलिए थोड़ा सा फिगर के माध्यम से समझते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं। तो जब वस्तु, ये देखिए पी हो गया, यहाँ पर पोल हो गया, यहाँ पर एफ हो गया, यहाँ पर सी हो गया, वस्तु कहां पर स्थित है, वस्तु है जो वक्ता केंद्र पर ही स्थित है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आएगा, वो यहाँ से निकल जाएगा, क्लियर है। मुख्य अक्ष के आया और मुख्य फोकस से चला गया, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आगे चले। अब दूसरा क्या है ना। देखिए जब आप लोग बनाइएगा तो थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कीजिएगा, है ना। हमसे थोड़ा सा यहाँ पे हाथ से हो जा रहा है, आप स्केल वगैरह से अच्छा से बनाइएगा। तो मुख्य अक्ष के समांतर आया, मुख्य फोकस से निकल गया। अब दूसरा क्या है, हम लोग पढ़े थे कि मुख्य फोकस से जाता है, मुख्य फोकस से क्या होता है, जाता है, तो मुख्य अक्ष के समांतर निकल आता है, तो मुख्य अक्ष के समांतर हम लोग ऐसे निकल जाएगा। चलिए प्रतिबिंब यहाँ पर बन गया, है ना। मुख्य अक्ष के समांतर आया, मुख्य फोकस से निकला, मुख्य फोकस से आया, मुख्य अक्ष के समांतर निकल गया, दोनों पढ़ाया हुआ है। तो प्रतिबिंब कहां पर बना, तो वक्ता केंद्र पर ही बना। ये वक्ता केंद्र लिखे है ना, वक्ता केंद्र पर ही बना, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बना, सी पर ही बना। तो हम लोग बोलेंगे कि अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु वक्ता केंद्र पर स्थित होता है, सी पर स्थित होता है, तब उसका प्रतिबिंब भी वक्ता केंद्र पर ही बनता है। उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, वक्ता केंद्र पर ही बनेगा, है ना, वक्ता केंद्र पर बनेगा, है ना। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी है, वास्तविक है, इधर रहेगा तो वास्तविक है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा, वास्तविक, वस्तु की अपेक्षा कैसा है जी, वस्तु ऐसे है, ये ऐसे है, उल्टा, वस्तु की अपेक्षा उल्टा, ऐसे ही वास्तविक जब प्रतिबिंब बनता है तो उल्टा बनता है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक, उल्टा, और देखिए वस्तु के आकार का बराबर है ना, वस्तु के आकार क्या है, बराबर है। तो वस्तु के आकार, वस्तु के साइज का बराबर, यानी कि वस्तु के आकार का, है ना, बनेगा।
अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु वक्ता केंद्र पर स्थित होता है, सी पर स्थित होता है, तो उसका प्रतिबिंब भी वक्ता केंद्र पर ही बनता है। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक वस्तु की अपेक्षा उल्टा और वस्तु के आकार का होता है, अर्थात कि वस्तु के आकार के बराबर होता है। ये लोग जितने भी कंडीशन पे बात हम लोग कर रहे हैं एग्जाम में आता है जी, 2 नंबर या 3 नंबर में क्वेश्चन आता है। एक कंडीशन दे देगा कि जब वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर अर्थात कि वक्ता केंद्र पर स्थित होता है, तो आप उसका वेन डायग्राम बनाइए और बताइए कि कैसे कैसे बनेगा, क्या क्या उसका नेचर होगा, है ना, प्रकृति क्या होगी। तो आपको जो हम बता रहे हैं वही यहाँ पर लिखना है ना। सीधे ये डायग्राम बना दीजिएगा, लिखिएगा कि जब वस्तु वक्ता केंद्र पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्ता केंद्र पर ही बनता है, उसका प्रतिबिंब भी वक्ता केंद्र पर ही बनता है। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक होती है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है और वस्तु के आकार का बराबर होता है। 100% पूरा का पूरा मार्क्स मिलेगा, पूरा का पूरा मार्क्स मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट कंडीशन है 5वां नंबर क्या है कि जब वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र अर्थात कि सी के बीच स्थित हो। कहाँ हो? तो अनंत और वक्ता केंद्र अर्थात कि सी के बीच स्थित हो, तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। अलग अलग कंडीशन पर हम लोग बात कर रहे हैं, 4 में बात की है, ये 5वां कंडीशन पर है। यहाँ पर ध्रुव हो गया, यहाँ पर मुख्य फोकस हो गया, यहाँ पर वक्ता केंद्र हो गया। लेकिन वस्तु को कहां पर स्थापित करने के लिए कह रहा है? वक्ता केंद्र और अनंत, इधर अनंत हो गया तो वक्ता केंद्र और अनंत इनफाइनाइट जहां तक आगे बढ़ते जाए वहां तक, है ना। तो वक्ता केंद्र और अनंत के बीच स्थित होता है, तो कैसे बनेगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक तो जाएगा मुख्य अक्ष का समांतर, मुख्य फोकस होकर निकल जाएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा क्या है कि वक्ता केंद्र से होकर के जाएगा, है ना जी, और वक्ता केंद्र पर ही उसी दिशा में वापस लौट जाएगा। देखिए समानांतर गया मुख्य अक्ष का, प्रिंसिपल एक्सिस का, और मुख्य फोकस से निकल गया, है ना, वक्ता केंद्र से गया और उसी पथ पर वापस लौट आया। चलिए ये तो कहानी हो गया, लेकिन वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बना? यहाँ पर कटा तो बना, अर्थात कि वक्ता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में बना, है ना जी। वक्ता केंद्र और मुख्य फोकस सी और एफ के बीच में बना, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत और सी अर्थात कि वक्ता केंद्र के बीच स्थित होता है, तब उसका प्रतिबिंब सी कहां पर? सी और एफ के बीच बनता है। सी और एफ अर्थात कि वक्ता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनता है। प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? वास्तविक, क्योंकि वस्तु की ओर ही बन रहा है ना। वास्तविक कैसा होता है? उल्टा। और वस्तु इतना बड़ा है, छोटा है, तो वस्तु की अपेक्षा छोटा, क्लियर। अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत और वक्ता केंद्र के बीच स्थित होता है, तब उसका प्रतिबिंब वक्ता केंद्र मुख्य फोकस के बीच बनता है। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक, वस्तु की अपेक्षा उल्टा और छोटा बनता है। फिर से, अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु वक्ता केंद्र और अनंत के बीच स्थित होता है, तब उसका प्रतिबिंब वक्ता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनता है। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक, वस्तु की अपेक्षा उल्टा और छोटा होता है, क्लियर। आगे चले, चलिए। कंडीशन है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। कहां पर स्थित हो? अनंत पर। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित होगा अवतल दर्पण के सामने, तो अवतल दर्पण उसका प्रतिबिंब कैसे बनाएगा उसमें बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण को ड्रॉ करते हैं, और ये देखिए यहाँ पे ध्रुव हो गया, पी पोल, पी से सूचित करते हैं, मुख्य फोकस वक्ता केंद्र। तो कहां से किरण कहां से आ रही है? अनंत से। वस्तु अनंत पर स्थित है ना, तो मुख्य अक्ष के समांतर आएगा, एक मुख्य फोकस से गुजरेगा, एक ऐसे देखिए मुख्य फोकस से आएगा और कहां से गुजरेगा? मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगा, है ना। चलिए क्लियर। मुख्य अक्ष के समांतर आ रहा है, मुख्य फोकस से गुजरेगा, अरे मुख्य फोकस से आ रहा है, मुख्य अक्ष के समांतर होकर के गुजर जाएगा। लेकिन वस्तु कहां है? अनंत पर स्थित है, और प्रकाश की किरणें कहां से आ रही है? तो अनंत से आ रही है, कहीं पर वस्तु स्थित नहीं है। इसका मतलब है कि प्रकाश की किरण जो है वो अनंत से आ रही है, वस्तु अनंत पर स्थित है। तो इसका प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है? मुख्य फोकस पर बन रहा है ना।
चूंकि फिगर अच्छा से दिखे इसलिए बाकी हम लोग लाइन को आगे नहीं खींचे हैं, ताकि पता दिक्कत ना हो, इसलिए इतना ही खींचा गया है। तो अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब कहां पर बनता है? मुख्य फोकस पर। वस्तु अनंत पर स्थित होगा, प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनेगा, तो कहां पर बनेगा? एफ पर। क्लियर? प्रकृति कैसी होगी? तो वास्तविक होगी। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक, वास्तविक होगा तो निश्चित तौर पे उल्टा होगा, और वस्तु से बहुत ही छोटा। कैसा? वस्तु की अपेक्षा बहुत ही छोटा। अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु अनंत पर स्थित होता है तो उसका प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, एफ पर बनता है। प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक, वस्तु की अपेक्षा उल्टा, और वस्तु से बहुत ही छोटा होता है। तो ये जो अभी फिलहाल जो हम लोग वेन डायग्राम के माध्यम से पढ़े हैं, वो क्या है? वो जो है वो हम लोग बात कर रहे थे अवतल दर्पण के सामने विभिन्न स्थानों पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहां कहां पर बनेगा। हम लोग अगले वीडियो में और इसके आगे के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कीजिए, है ना, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा लॉकडाउन की स्थिति है, तो इस लॉकडाउन में उनको भी थोड़ा सा मदद हो जाएगा पढ़ने के लिए। तो अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और भी जो वीडियो इसके पहले आ चुका है उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से वीडियो को देख सकते हैं। इसको देखने के पहले वो अगर नहीं देखा हुआ है तो और भी बहुत सारे सब्जेक्ट का वीडियो है, वहां भी आप देख सकते हैं। तो पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए समापन द लर्निंग पॉइंट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।